नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों का स्वागत है स्कोर प्लस पर। आज हम लोग रेलवे ग्रुप टी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का साइंस का मिक्स सीरीज हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। अपडेटेड रूटीन के हिसाब से आप लोगों के लिए सवेरे 6 बजे आप लोगों का साइंस का अभी जो आपका 6 AM है, 6 AM में आप लोगों के लिए आ रहा है एनसीईआरटी केमिस्ट्री प्लस बायो आपका मॉर्निंग में आ रहा है। उसके बाद आपका 7 AM में आपका BSED चल रहा है। 7 AM में आप लोगों के लिए BSED चल रहा है। ठीक है, आपका 4:30 PM में अभी इलेक्ट्रिकल वालों की क्लास चल रही है। और आपका रात के 8 बजे आप लोगों का क्या चल रहा है? रात के 8 बजे आपका NCERT फिजिक्स चल रहा है। ठीक है, चलिए ये सब का सब आपका अपडेटेड रूटीन के हिसाब से ये सब का सब सेशन आप चल रहा है, इसमें आप लोग जुड़ेंगे। आइए हम लोग सेशंस की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव होगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि कौन सी अभिक्रिया जो है वो पॉसिबल है। तो सब संभव अभिक्रिया करने के लिए आपको करना क्या होगा? आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। और रिएक्टिविटी सीरीज में हमने एक चीज आपको बता भी रखा है कि कोई भी धातु तब तक अभिक्रिया नहीं करेगी जब तक क्या होगा उसका रिएक्टिविटी सीरीज में अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो होना चाहिए अधिक या कम होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस होना चाहिए। रिएक्टिविटी अगर सेम होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि रिएक्टिविटी सेम होने के लिए, यानी मेटल सेम है तो मेटल किसी में तो सेम नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया संभव है, यानी जो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करेगी। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में कॉपर है और ये हमारा कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम हमारा अधिक क्रियाशील है। ठीक है, कैल्शियम हमारा अधिक क्रियाशील, हाई रिएक्टिव है, ये अधिक क्रियाशील है। और ये जो हमारा कॉपर है, कॉपर हमारा कम क्रियाशील, कम क्रियाशील है। अब क्या होगा, जो अधिक क्रियाशील धातु हुआ कम क्रियाशील धातु को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या कॉपर को कैल्शियम ने डिस्प्लेस किया है? बिल्कुल किया है। देखिए जो कॉपर सल्फेट था वो कैल्शियम सल्फेट में बदल गया है, यानी ये जो रिएक्शन है हमारा पॉसिबल है, संभव रिएक्शन यही हमारा बन जाएगा कि अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को क्या किया? हटा दिया है, या फिर उसके स्थान पे आकर वो बैठ गया है। और ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिएक्शन हुआ है कौन सा रिएक्शन है? ये आपका ये जो रिएक्शन कहीं पूछेगा तो ये हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये जो अभिक्रिया है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एकल विस्थापन की अभिक्रिया हुई है। इसमें होता क्या है कि दो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से हो, ए बी प्लस सी हो, ये क्या बना गया? AC प्लस बी का निर्माण कर दें। ध्यान से देखेंगे तो कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम A प्लस बी प्लस सी था। देखिए AC का निर्माण कैल्शियम सल्फेट प्लस कॉपर जो था वो निकल गया है। ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट एकल विस्थापन अभिक्रिया था। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 1 जो होगा वो सही और सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की कड़ी में आते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया के वायर्ड कोशिकांग, माइक्रोकॉन्ड्रिया को वायर्ड विलक्षण कोशिकांग किस कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि हर कोई ये सोचेगा कि ये इसका हम आंसर मार देंगे। ठीक है, और 90% से ज्यादा बच्चों ने रेलवे के एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया है। ध्यान देंगे, आपने अभी तक पढ़ा क्या है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का हम लोग ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल हमको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और आपको ये ऑप्शन में दिख भी रहा है, आप आंख मूंद के इस ऑप्शन को टिक कर देंगे जो कि गलत हो जाए। वायर्ड कोशिकांग कहने का मतलब हो गया, हिंदी में देखिए तो विलक्षण। विलक्षण यानी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो कि आपको दूसरे से अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरे से अलग कर रहा है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया की एक प्रॉपर्टी होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया की क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होता है कि राइबोसोम और डीएनए इसमें
पाया जाता है। और ये हमारा वायर्ड है, ये हमारा अलग लक्षण है, अलग हमारा गुणधर्म है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है अलग अलग ऑर्गन से। मानव के विभिन्न ऑर्गन में ये जो हमारा माइक्रोकॉन्ड्रिया है अलग क्यों है? में अपना खुद का इसका डीएनओ और राइबोसोम पाया जाता है, और इसी राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है या फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। बच्चे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 टिक करके आए, और जब यहाँ आए रेलवे ने आंसर दिया। हो अल्लाह भी काफी इस क्वेश्चन पे हुआ था, बच्चों ने चैलेंज भी किया था, फिर इसको जस्टिफाई किया गया विलक्षण वायर्ड के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या बोला है? ब्लीचिंग पाउडर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखो, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो होता है किससे होता है? ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर CaOH का होल2 पर। जब हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो हमारा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस आपका क्या निर्माण होता है भाई? हमारा जल का निर्माण होता है। और यही हमसे पूछा है, जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? ये हमारा विरंजक चूर्ण है, ये हमारा है भाई विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है क्या है हमारा? ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैसेस का सही और सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये हमारा बन गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। बूझे हुए चूने पर क्या है? बूझा हुआ चूना। ठीक है, जो हमारा बूझा हुआ चूना है, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? बूझा चूना। बूझा चूना, बूझा चूना पर जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोरीन गैस का प्रवाहित करते हैं, तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड निर्गत होता है, जिसको हम लोग विरंजक चूर्ण का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 आपके जो होंगे वो सही और सही आंसर हो जाएंगे। क्लोरीन गैस आपका सही और सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या करना है हम लोगों को? मैचिंग करना है कि उस विकल्प का चयन करिए जो अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के सुमेलित रूप से दर्शाता है। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा भाई? जो लैमिनिशिया है वो कैसे जनन करता है? इसमें बाइनरी विखंडन होता है। क्या होता है? लैमिनिशिया में आपका बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 का 2 देखिए। उसके बाद देखिए जो आपका ईस्ट है, ईस्ट किस प्रक्रिया से जनन करता है भाई? मुकुलन के द्वारा जनन करता है। जो आपका प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम आपका किससे जनन करता है? विखंडन के द्वारा जनन करता है। और हाइड्रा जो है वो पुनर्जनन करता है। यानी 1 का 2 आपको दिख रहा है, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4 किस में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। लैमिनेशिया कैसे जनन करता है? बाइनरी विखंडन के द्वारा। ईस्ट जो है अपना मुकुलन करता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसमें बहुविखंडन होता है। और हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन यानी कि पुनर्जनन के द्वारा जनन करता है। ऑप्शन नंबर 2 सभी लोगों के आ रहे हैं, 4 का बी और 4 का बी आप लोगों का सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा जो है एल्युमिनियम का अयस्क है? एल्युमिनियम के अयस्क की बात हो रही है। यहां से उठाते हैं सबसे पहले हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है भाई? आयरन का अयस्क है। सीडेराइट किसका अयस्क है? ये भी आयरन का ही अयस्क है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? ये आपका थोरियम का अयस्क है। जो हमारा बॉक्साइट है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चूंकि हमसे एल्युमिनियम का अयस्क पूछा था, एल्युमिनियम का आपका अयस्क है आपका बॉक्साइट। उसके अलावा आपका कोरंडम हो गया, फेल्सपार हो गया,
क्रायोलाइट हो गया, ये सब के सब किसके अयस्क हैं? ये सब के सब जो है आपके एल्युमिनियम के ही अयस्क होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम का क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, डायस्पार हो गया, फेल्सपार हो गया, ये सब इसका अयस्क है। हाँ जी, एक बार पूछा था कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, तो बॉक्साइट का सूत्र पूछा गया है तो आप लिख लेंगे Al2O3 इंटू H2O। किसका सूत्र है भाई? ये हमारा बॉक्साइड का सूत्र होता है। ठीक है जी, चलिए आइए आगे हम लोग देखते हैं। हेमेटाइट का कभी पूछेगा तो हेमेटाइट का क्या होता है फॉर्मूला भाई? Fe2O3। ठीक है, हेमेटाइट का ये सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है सभी लोगों का, सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बेंजीन अणु की सही संरचना देती है? तो बेंजीन की जो संरचना होती है क्या होता है? C6H6 होता है। क्या होता है? बेंजीन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? C6 और H6 होता है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लियर है? आइए अब जब इसकी संरचना निकालेंगे तो देखिए आपको कहीं 6 दिख रहा है। कार्बन अगर मान लीजिए 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपको दिख रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 1 सभी लोगों का आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 1 वालों के बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही और सही आंसर है। ठीक है, चलिए बेंजीन की अगर बात करोगे तो क्या होता है? ये एक हमारा रंगहीन गैस होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों में प्रकुंचित और दाब आरोपित किया जाता है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए क्या है? क्या बोला है कि हमको प्रेशर अप्लाई करना है। कहां? धमनी पर। तो धमनी पर जब प्रेशर अप्लाई होता है कहां से होता है? अलिंद से कि निलय से? तो निलय से जो होता है धमनी पर प्रेशर का अप्लाई होता है। तो प्रेशर जब हम किसी निलय पर लगेंगे तो क्या होगा? संकुचन होगा, यानी क्या होगा? उसमें कंप्रेशन होगा, दबाव होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? निलय में संकुचन। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो 2 है वो सही और सही आंसर आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा संदर्भ उत्तल दर्पण आवर्धन M को सही तरीके से दर्शाता है? किसकी बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है? मैग्निफिकेशन बराबर होता है -V/U। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी आपका होता है HI/HO होता है। आप देखिए हमसे किसकी बात किया है? उत्तल दर्पण की बात किया है। तो उत्तल दर्पण में जो हमारा आवर्धन होगा वो क्या क्या होगा, इसकी चर्चा आपको करनी है। बताइए उत्तल दर्पण में आवर्धन कैसा कैसा होता है? उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होगा वो कैसा हो सकता है? या तो बराबर होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा? छोटा होगा, या फिर बड़ा हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होगा हमेशा 1 से छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है 1 से छोटा होता है। फॉर्मूला हमने बता दिया -V/U या फिर HI/HO, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के आंसर आएंगे और बिल्कुल ही सही आंसर आएंगे। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की उत्तल का जो फोकस दूरी होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, और अगर वो अवतल है, अवतल फोकस दूरी का जो होता है वो माइनस होता है। ठीक है, चलिए आइए आंसर देखिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जिसकी आवर्त सारणी में गुणों के आधार पर असंगत, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान है। ठीक है, लेकिन यह द्विपरमाणुक अणु के मौजूद। बी क्या है? जो तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद आता है। तो सोडियम के ठीक बाद कौन आता है? सोडियम के ठीक बाद आपका आता है मैग्नीशियम, यानी सोडियम का 11 इसका 12। ठीक है, आ गया ये तीसरे आवर्त में सोडियम और आधुनिक आवर्त सारणी में सी समूह के अंतर्गत आता है। अब आपको बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा जी?
देखिए बी क्या है हमारा, मैग्नीशियम बनेगा, क्या बनेगा, बी बनेगा मैग्नीशियम। बी देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी में मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। इसने डायरेक्ट क्लू आपको क्या दिया था कि सोडियम के बाद, तो जिसको परमाणु संख्या याद होगा तुरंत इसका आंसर सेकंडों में निकाल के चलाएगा, ठीक है। और जिन लोगों को परमाणु संख्या याद नहीं होगा उनको यह आंसर निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक का जो परमाणु संख्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग याद करके रखेंगे। आपको सिर्फ सिंपल क्लू उसने दिया था, आपको अगर नहीं पता चल, अच्छा द्विक परमाणु क्या होता है, जैसे आपका क्या हो गया Cl2 है, ठीक है। एक अणु में क्या हो, 2 परमाणु हो उसको हम लोग द्विक परमाणु बोलते हैं, और एक अणु में कम से कम 2 से अधिक हो, जैसे आपका P4 हो गया, ये आपका बहुपरमाणु हो गया, S8 हो गया, ये आपका बहुपरमाणु है, ठीक है। 2 से अधिक होगा तो उसको बहुपरमाणु बोलेंगे। और सिंगल जैसे आपका हीलियम हो गया, आपका ऑर्गन हो गया, ठीक है, आपका हाइड्रोजन हो गया, ये सब का सब क्या है, ये सब के सब हमारे एकल परमाणु के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसके सही आंसर थे। अगले क्वेश्चन की कड़ी में चले हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्तल दर्पण की मुख्य अक्ष से आपतित प्रकाश का आपतन कोण क्या बनेगा। मुख्य अक्ष पर जो क्या है आपतन कोण क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए उत्तल दर्पण बनाइए, परावर्तक सतह उत्तल दर्पण का कैसा होता है, अंदर से कि बाहरी सतह। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक होता है बाहरी सतह से होता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो अंदर से होता है। देखिए अवतल दर्पण किस प्रकार से बना होता है, कुछ इस प्रकार का बना होगा। तो इसका परावर्तक सतह क्या है, अंदर की तरफ से, ये हमारा अवतल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, उत्तल है। अब हमसे पूछा क्या है, आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या क्या है कि मुख्य अक्ष, यानी P हमारा ये है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि मुख्य अक्ष से कोई जो बिंदु है, जो हमारा प्रकाश किरण आएगा, मुख्य अक्ष से कोई भी जो प्रकाश किरण आएगा क्या करेगा, डायरेक्टली निकल जाएगा, यानी कि आपतन कोण कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वालों के बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से जब आप कोऑर्डिनेट लगाइएगा तो फोकस दूरी इसका क्या आया है, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और इसका जो फोकस दूरी आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ये तो हमने आपको बता ही रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो होगा वो सी सही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, आपको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे होगा, हमारा परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर होते हैं, ये तीनों क्या है, सेम प्लेन पर होता है, ठीक है। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसको आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्शन जिसको आर से लिखते हैं, और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ये तीनों का तीनों सेम प्लेन में होता है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, आपतन कोण जो होता है क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका दूसरा नियम हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही और सही आंसर हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की कड़ी में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक उत्तल लेंस का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित है, तो वस्तु की स्थिति आपको बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है जी। चलिए उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस पर प्रधान अक्ष इधर क्या आएगा बताइए, F1 F2 की 2F1 F2, इधर आएगा आपका F2, इधर होगा आपका 2F2, ठीक है। इधर है आपका F1, इधर आएगा आपका 2F1, ठीक है। आइए अब क्या बोला है हमसे, अब पढ़िए, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब हमको निर्मित करना है। तो क्या करेंगे, 2F1 से जब आप थोड़ा सा आगे किसी वस्तु को रखेंगे, यहां से लाएंगे, ठीक है। 2F से जब हम किसी वस्तु को ला रहे हैं, क्या है, लेंस पर आएगा। लेंस पर आने के बाद ये क्या करेगा, जो हमारा एक कुछ इस प्रकार से जाएगा, और जो हमारा दूसरा होगा, दूसरा जो होगा, दूसरा यहां से
कुछ इस प्रकार से काट रहा होगा। क्या कर रहा होगा? ये हमको कुछ इस प्रकार से काट रहा होगा। तो देखिएगा यहां जो आपका प्रतिबिंब बना है, यहां जो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बनेगा? ये आपका छोटा बनेगा। छोटा भी बन रहा है, वास्तविक ही बन रहा है और उल्टा बन रहा है, रिवर्स बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहां पर स्थित है? जब आप देखिएगा तो ये जो प्रतिबिंब है 2f से बाहर, 2f से हमने बाहर रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के सही और सही आंसर्स थे। अगले क्वेश्चन की कड़ी में आ जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2.5 मेगा एम्पियर की एक धारा 2 ओम रेसिस्टेंस वाले किसी प्रवाहित होती है, विभवांतर हम लोगों को निकालना है। भैया इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को साइन कन्वेंशन का, यूनिट का ध्यान रखना होता है। आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। देखिए R भी आपको दे रखा है, दीवन क्या रखा है हमको? जो दे रखा है I का मान हमको दे रखा है 2.5 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और R का वैल्यू हमको दे रखा है 2 ओम, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू को पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर का होता है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है। तो इसको पुट कर दो, क्या हो जाएगा आंसर? I की वैल्यू जब रखेंगे 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू R का वैल्यू कितना है? 2 है, ठीक है। यही है ना। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? जब इसको इसका माइनस हटाएंगे तो 1/2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 आएगा, ठीक है। इंटू का 2 है, जब इसको काटेंगे तो 1.25 आएगा। क्या आएगा? 1.25 आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देख लीजिए आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई लोग आंसर? सॉरी इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 2.5 इंटू 2 यानी आपका 5 आएगा। क्या आएगा? ये आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई लोग? 5 आएगा। 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये 10 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 माइक्रो वोल्ट लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही आपके सही और सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है सभी लोगों का, और ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का सही और सही आंसर है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त क्या किया जा रहा है? वायु की उपस्थिति में जलाया जा रहा है, तो प्रदूषण की कौन सी हानिकारक गैस हमसे निकलती है? आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। क्या कह रहा है कि जब कोयले और पेट्रोलियम को जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, जो भी ट्रेड के बच्चे होंगे, फीटर, डीजल, टर्नर, बिल्डर, मशीनिस्ट ट्रेड के बच्चे होंगे, बहुत आसानी के साथ इसका आंसर निकाल देंगे। जब इंजन के अंदर क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपके सही आंसर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है? प्रोपेन अणु के 3 कार्बन परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है? प्रोपेन अणु, प्रोपेन यानी किसकी बात हो रही है? एल्केन। एल्केन, और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का, एल्केन जो है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस का 2, ठीक है। एल्कीन का क्या फॉर्मूला होता है भाई? जो हमारा एल्कीन है इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। जो हमारा एल्काइन है, CnH2n-2, ये है एल्कीन का फॉर्मूला। प्रोपेन की बात कर रहा है, यानी हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले मीथेन, एथेन, प्रोपेन। तो प्रोपेन जो होगा C3H8 होगा, C3H8 हो जाएगा। प्रोपेन का जो फॉर्मूला निकलेगा आपका, निकलेगा C3H8 होगा। क्यों होगा? देखिए सबसे पहले आएगा आपका मीथेन,
एथेन, और तीसरा आपका बनेगा प्रोपेन। प्रोपेन तक ही जाना है हम लोगों को, उसके बाद ब्यूटेन भी बनेगा, ठीक है, पेंटेन भी बनेगा, हेप्टेन भी बनेगा, हेक्टीन भी बनेगा, ठीक है। चलिए आइए, मीथेन, प्रोपेन और एथेन, यहां पर हम लोग आ गए। अब देखिए, आइए आगे आइए, अब क्या करेंगे, अब हम इसका निकालने का प्रयास करते हैं। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दो, 1 कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, 3 हो गया। देखिए कार्बन है, उसके साथ हमको क्या करना है, हमको 8 हाइड्रोजन बनाना है। तो बना देते हैं, ये 1 हाइड्रोजन यहां लगा देते हैं भाई, 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 हाइड्रोजन आप यहां भी लगा दो, 1 हाइड्रोजन आप यहां लगाओगे, 1 हाइड्रोजन आप यहां लगाओगे, 1 हाइड्रोजन आप यहां लगाओगे, और 1 हाइड्रोजन आप यहां लगाओगे। देखिए टोटल अब कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमको क्या पुराना है, कार्बन का। कार्बन का कितना होता है, 4 होता है। हाइड्रोजन कितना होगा, 1 होगा। तो जब आप इसका निकालना पड़ेंगे तो देखिए यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, यहां भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आपको लगाना पड़ेगा। और यहां जो बैलेंस होगा ये आपका 1 से होगा, ठीक है। आगे आइए, फिर यहां लगा दीजिए, फिर 2 लगेगा, 2 लग गया, यहां 1 लग गया, ये साझेदारी कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, टोटल हो गया सी। तो देखिए जो बैलेंसिंग कर रहा है कितने के साथ कर रहा है, 2 2 4, किसके साथ कर रहा है, ये टोटल जो साझेदारी कर रहा है ये इसके साथ 2 बनेगा, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, टोटल कितना हो गया, 6। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर सोने वाला है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो 6 है वो सही और सही आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की कड़ी में हम लोग चलते हैं। निम्न में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली को संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। गैल्वेनोमीटर से क्या निकाला जाता है, गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा की दिशा पता करते हैं, ठीक है। पहले तो यही याद रखना है आपको कि धारा की दिशा, करंट का हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, किससे, गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या कहा है कि जो हमारा किस मामले में वृत्ताकार कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी। अब देखिए जब किसी चुंबक को कुंडली के पार स्थिर रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, कुछ नहीं होगा, जब तक वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जब चुंबक आपका रोटेट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, धारा के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, और जब मैग्नेटिक इफेक्ट ही नहीं उत्पन्न होगा तो वह इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत है। आगे देख लीजिए, जब कुंडली को चुंबक को कुंडली की ओर ले जाता है, बिल्कुल जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएंगे आपका ये संयोजित होगा। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाता है, या तो पास ले जाइए फिर दूर ले जाइए, ये दोनों में क्या होगा, पोल का रोटेशन होगा। जब पोल का चेंजिंग होगा तो वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट आपका क्या होगा, उत्पन्न होगा, और उससे हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 2 मार दीजिए और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा शक्ति की इकाई नहीं है, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर। पावर बराबर क्या होता है, P बराबर आपका फॉर्मूला होता है W/T, यही फॉर्मूला होता है। अब W वर्क को क्या लिखते हैं हम लोग, Fs cos थीटा लिख सकते हैं, Fs cos θ/T, ये भी पावर का ही फॉर्मूला निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल। अब देखिए पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट जो होता है, पावर का यूनिट हो सकता है किलोवाट आवर, kWh भी हो सकता है, ठीक है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा हो सकता है, आपका जूल सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, तो जूल सेकंड भी इसका यूनिट हो सकता है, किलोवाट घंटा, जूल सेकंड, या फिर हॉर्स पावर, एचपी, 1 HP। हॉर्स पावर भी किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, ठीक है। ये किसका यूनिट है, ये तीनों का तीनों, किलोवाट घंटा, जूल सेकंड, आपका हॉर्स पावर, ये सब का सब किसका आंसर है, ये सब के सब आपके आंसर जो हैं ये होंगे किसके, ये शक्ति की इकाई है। तो देखो किलोवाट घंटा, जूल पर सेकंड, ये भी आपका
बिल्कुल सही बात है। आपका हॉर्स पावर ये भी आपका इसी का पावर का यूनिट है, पर वाट जो है ये किसकी इकाई है बताइए, वाट किसकी इकाई है, वाट जो है बताओ किसका आंसर हो जाएगा, वाट किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही और सही आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं। ठीक है, पौधे जो हैं अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए जल्दी से आंसर। पौधा जो है अपना जो अपशिष्ट उत्पाद है उसको पत्ती में भी, रसधानी में भी और जाइलम में भी स्टोर करके रखता है। तो देखिए कहां है, पत्ती आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, पत्ती भी दिख रहा है, रसधानी। ठीक है, रसधानी में क्या होता है, वॉक्यूल्स में आपका जो लिक्विड है वो स्टोर होके रहता है। जाइलम में क्या स्टोर होता है, आपका जो वाटर है वो स्टोर होके रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके सही और सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दो बल्ब आपको दे रखा है ए और बी, ए 3 वोल्ट के स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि बल्ब आपका ए और बी के प्रतिरोधों का अनुपात 1:3 है तो निश्चित समय में ए और बी के उत्पन्न अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, ध्यान से हम लोग इसको निकालते हैं। P बराबर क्या होगा, हमको क्या निकालना है, हमको उत्पन्न इस्पा। P बराबर क्या होता है, P जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब देखिए यहां पर हमको क्या क्या दे रखा है, यहां से आपको क्या समान दे रखा है, हमको समांतर क्रम में 3 वोल्ट का एक समांतर क्रम में संयोजित दे रखा है और प्रतिरोध का रेशियो हमको 1:3 दे रखा है। तो जो प्रतिरोध का जो रेशियो होगा वो रिवर्स हो जाएगा किसमें, क्योंकि पावर जो होता है किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पे उलट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:1 आपका आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 आपके सही और सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आया कि P रेशियो 1:1, यहां से आप इसको कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो पहले पावर निकालो, तो पावर पहले A मान लो, पावर A बाई P B हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। रेशियो क्या बनेगा, रेशियो जो हमारा बनेगा, रेशियो क्या बनेगा, रेशियो जो हमारा बनेगा RB बाई RA बनेगा ना, RB बाई RA यही बनने वाला है। अब देखो पावर क्या है, रिवर्स है, पावर का उल्टा होता है रेसिस्टेंस। पावर का जितना पावर ज्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस अगर ज्यादा है तो पावर कम वहां पर होगा। ठीक है, जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1:3 की जगह 3/1 आपका आने वाला होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो हुई थी 1830 में किसने द्वारा किया था, फैराडे साहब ने किया था। आपको कहीं दिख रहा है क्या, माइकल फैराडे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आप लोग 3 मार देंगे और ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 आपका सही और सही आंसर की हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या बोलता है, d∅/dt। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे आइए, अब देखते हैं न्यूटन ने क्या दिया आपको, किसका नियम दिया था, गति का नियम किसने दिया, न्यूटन ने दिया था। आइंस्टीन उत्प्लावनता का सिद्धांत, लॉ ऑफ बुओयंसी इन्होंने दिया था। चलिए वोल्टा ने बैटरी की खोज की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए कि एक तो एसिड प्लस बेस जो होना चाहिए, एसिड प्लस बेस का क्या होना चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए और ये लवण प्लस जल का निर्माण करना चाहिए, लवण प्लस जल का निर्माण करना चाहिए। तो अब देखिए
क्या हो जाएंगे इसके आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमारा क्षार है, ये हमारा अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करेगा तो ये लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला देखिए, जो हमारा क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षार हो गया। चलिए और देखिए ये हमारा अमोनियम नाइट्रेट अम्ल है। चलिए ये अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा, बिल्कुल ये भी हो गया। आ गया ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? हमारा एसिड है। ये क्या है? क्षार है, अम्ल क्षार अभिक्रिया कराए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 1 मारेंगे, 1 2 3 आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधे को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए पौधे में क्या होता है, पौधे जो होता है इसमें डेड सेल होता है, मृत कोशिका पाई जाती है। पौधे में क्या होता है? मृत कोशिका जो है वो पाई जाती है। और ये जो आपकी मृत कोशिका है, पौधे में जो मृत कोशिका है और मृत कोशिका में आपको पावर नहीं चाहिए होता है। यही कारण है कि पौधे में जो होता है, पौधे में क्या होता है? कम पावर का जरूरत होगा। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 4 जो है वो सही और सही आंसर है। यही कारण है कि पौधे का आकार बड़ा होने के कारण भी पौधे को कम मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है। चूंकि आकार बड़ा है लेकिन वो मृत कोशिकाओं से मिलकर उसका बहुत ज्यादा निर्माण हुआ है। यही कारण ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो 4 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों के रासायनिक गुणधर्म के अध्ययन के लिए मेंडलीफ ने किन तत्वों को यौगिकों को केंद्रित किया था? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 आंसर क्या हो जाएगा? जो मेंडलीफ ने था, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान पर सजाया। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने सजाया था। ठीक है, दूसरी बात याद रखना है कि समस्थानिक के बारे में नहीं बताया था। समस्थानिक के बारे में नहीं बताया, समस्थानिक के बारे में नहीं बताया। हाइड्रोजन का स्थानीय सुनिश्चित नहीं कर पाए थे। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका सही और सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसमें कितना आवर्त था? 7 आवर्त प्लस 9 वर्ग। टोटल कितना एलिमेंट था? टोटल आपका 63 एलिमेंट उस समय तक ज्ञात था। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की मिट्टी में प्रवेश करती है। ठीक है, वायु से कांच में, यानी कहां जा रहा है भाई? सघन, विरल से सघन की तरफ जा रहा है। विरल से सघन की तरफ जा रहा है, यानी अभिलंब की ओर, नॉर्मल की ओर जो होगा, अभिलंब की ओर जो होगी वो किरण आ जाएगी। अभिलंब की ओर जो होगा इसका झुकाव बढ़ जाएगा। अब देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा, आपतन कोण अपवंतर कोण के समांतर होगा। बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे? आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा, बिल्कुल जी, आंसर आपका सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा, यह भी आपका सही है। आपतन कोण निर्गत कोण के समांतर होता है, हाँ जी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 मारिए, आपके आंसर्स जो है वो सही और सही आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां से म्यू बराबर सी बाई भी तो आपको पता ही है, अपवर्तनांक बराबर होता है सी बाई भी। म्यू बराबर सी बाई भी, यहां से भर भर का आपका प्रश्न पूछा गया है। जहां सी क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? देखिए आवाज में बदलाव होता है, बिल्कुल, जब आदमी मैच्योर होता है उसके आवाज में ही परिवर्तन होता है। मासिक गुणधर्म बिल्कुल आता है भाई, मुहासा आना आ सकता है, मोटापा इसका कोई प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मारिए और ऑप्शन नंबर 3 आपके सही और सही आंसर्स भी आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही और सही आंसर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि
जब उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों का अनुमान लगाएं जिससे उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल का बना है। बताइए, उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के कारकों का अनुमान लगाइए जो उत्पाद किसका बना है, लिथियम सल्फेट और जल का बना है। तो क्या है, देखिए लिथियम सल्फेट हमको और जल बनाना है। तो देखिए जो हमारा रिजल्टेंट है दे रखा है LiSO4 प्लस H2O, ये हमको बनाना है। अब देखते हैं हम अभिक्रिया करा के सल्फ्यूरिक अम्ल का साथ लिथियम ऑक्साइड का अभिक्रिया करा करा देते हैं भाई। लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH प्लस का कल किसका अभिक्रिया कराना है, H2SO4। देखो भाई इसको अभिक्रिया करा के क्या ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है, हमारे हिसाब से ये आपके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से ये आप लोगों के लिए सेटिस्फाइड कर रहा है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का एक जो होगा वो सही और सही आंसर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक वालों के बिल्कुल सही और सही आंसर्स थे। ठीक है, ये था आज का हमारा सीरीज। उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आया है तो आप इस वीडियोस को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से शेयर करेंगे। दोस्तों रेलवे स्कोर प्लस के लिए आप लोगों के लिए अपडेटेड रूटीन के हिसाब से आपका सवेरे 6 बजे एनसीईआरटी साइंस, 7 बजे आपका पीएचईडी, शाम 4:30 बजे आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए खास तौर से बीएचपीसीएल वालों के लिए, और रात 8 बजे आप लोग का एनसीईआरटी फिजिक्स का सीरीज चल रहा है। ये सब का सब आपका लाइव सीरीज है जो कि आपको स्कोर प्लस पर अवेलेबल है। निश्चित तौर से आप लोग इस सेशन में जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को एक नई दशा और दिशा देने का काम करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से कल मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू, जय हिंद।